सूरजपुर गांव में पुष्पा और जगबीर अपने दो बेटों पुष्कर और रमन के साथ रहते थे। दोनों ही बेटे अब शादी के लायक हो चुके थे, इसलिए पुष्पा अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। एक दिन पुष्पा जगबीर से कहती है, सुनो ना, अपने दोनों लड़के जवान हो गए हैं और अब तो दोनों कमाने भी लगे हैं। अपने रिश्तेदारों से उनके लिए लड़की ढूंढने को कहो ना। सभी को बोलकर तो रखा है पुष्पा, यहाँ तक कि गांव में भी सबको बोला है उन दोनों के लिए लड़कियां ढूंढने को, पर तुम्हारे लालच के स्वभाव के कारण कोई बात ही नहीं बढ़ाता। अच्छा, ये तुम्हारे रिश्तेदार कह रहे हैं या मौका देखकर तुम ही अपने मन की बात कह रहे हो? तुम तो मेरा सच और झूठ पल भर में पकड़ लेती हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। सच कहो या झूठ, मुझे इससे क्या। वैसे भी मैं तुम्हारे या तुम्हारे रिश्तेदारों के कहने से बदलने वाली तो नहीं। और हाँ, अगर मैं लालच करती भी हूँ तो वो अपने बेटों के लिए ही करती हूँ, ताकि उनको कुछ कमी ना हो। अगर अपने बेटों की इतनी ही फिक्र है तुम्हें तो उन्हीं को मेहनत करने के लिए कहो, लेकिन आने वाली बहू से दहेज की मांग रखना गलत है। अरे छोड़ो ये सब। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बेटों के लिए कोई सांवली लड़की खोजना ताकि दहेज की मांग अच्छी खासी कर सके। अगर हमारी शादी के वक्त मेरी माँ ने भी यही सोचा होता तो क्या तुम इस घर की बहू बनकर आई होती पुष्पा? अब अपनी शादी तो हो चुकी और उसके बारे में याद दिलवाकर मुझसे मार या डांट मत खा लेना। जगबीर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर कुछ महीने बीतने के बाद पुष्पा के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। जहां बड़े बेटे पुष्कर की शादी रीना के साथ होती है, तो वहीं छोटे बेटे रमन की शादी कविता से होती है। शादी में रीना का तो पूरा दहेज आया था, लेकिन कविता के घर से दहेज थोड़ा कम आया था, जिस कारण पुष्पा हमेशा उसे भला बुरा कहती और घर का सारा काम भी उसी से लेती थी। मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे माँ बाप ने शादी में कम दहेज दिया है। जब तक तू पूरा दहेज नहीं ले आती तब तक तू खाना दिन में 2 बार ही खाएगी और चाय सिर्फ सुबह के वक्त ही मिलेगी और घर के सारे काम भी तू ही करेगी। अगर तुम्हें भी बड़ी बहू की तरह रानी वाली जिंदगी जीनी है तो दहेज का बचा हुआ सामान भी ले आ, फिर तू भी उसकी तरह आराम से रह। माँ जी, जब मैं पिछली बार अपने मायके गई थी ना, तब पिताजी ने कहा था कि वो इंतजाम कर रहे हैं। ये तो मैं कई दिनों से सुनती आ रही हूँ, पर तेरे बापू का इंतजाम होगा कब वो पता नहीं। ये कहकर पुष्पा अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी बड़ी बहू रीना उसके कमरे में आती है और वो अपनी सास से पूछते हुए कहती है, मम्मी जी, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आपके लिए भी बना दूं क्या? नहीं बेटा, मेरा मन तो नहीं है, तू पी ले। और हाँ, तू क्यों बनाने जा रही है? उस महारानी को बोल जो अपने ब्याह में कम दहेज लाई है, वो बनाकर लाएगी तेरे लिए चाय। अपनी सास से ये बात सुनते ही रीना भी कविता पर हुक्म चलाने लगती है। अब तो पुष्पा के साथ साथ रीना भी कविता को हर समय कुछ न कुछ काम बताती रहती और जब कभी वो उसकी बात नहीं मानती थी तो पुष्पा से कहकर उसको पिटवाती थी। दिन पर दिन दोनों की प्रताड़ना उस पर बढ़ती जा रही थी। उनसे तंग आकर एक दिन उनकी शिकायत कविता अपने पति रमन से करती है। मेरी माँ के बारे में ऐसी झूठी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो थोड़े से दहेज के सामान के लिए ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। इसके बाद रमन कविता को अपनी माँ से माफी मांगने के लिए उसके पास ले जाता है। अपने बेटे के सामने पुष्पा उसको गले लगाते हुए कहती है, अरे बस मेरी बच्ची, कोई माँ भला अपने बच्चे से नाराज होती है क्या? लेकिन अंदर ही अंदर पुष्पा अपने मन में सोचते हुए कहती है, अब देख कैसा मजा चखाती हो तुझे, आई बड़ी मेरी शिकायत करने वाली। 2 दिन बीतने के बाद पुष्पा ने कविता से कुल्हाड़ी लेकर आने को कहा। सास की बात मानकर कुल्हाड़ी लेकर आंगन में खड़ी रही। उधर पुष्पा अपने बेटे रमन के पास जाकर कहने लगी, अरे जरा बाहर तो देख बेटा, तेरी बीवी मुझे मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आई है। मैंने तो बस उससे इतना ही कहा कि आजकल तू खाना ठीक से नहीं बना रही, बस इतनी सी बात पर नाराज होकर मुझे मारने निकली है। रमन बाहर जाकर देखता है तो कविता कुल्हाड़ी लिए आंगन में खड़ी होती है। तभी रमन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, बदतमीज औरत, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू इस कुल्हाड़ी से मेरी माँ को मारने निकली है? मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। कविता रोते हुए वहां से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई देता है और उसके मन में आत्महत्या का विचार आता है। लेकिन तभी वो सोचती है, अगर मैंने अपनी जान दे दी तो सबको यही लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। नहीं, जब तक मैं अपनी सास का असली चेहरा अपने पति के सामने नहीं ला देती, मैं हार नहीं मानूंगी
और यहीं अपना घर बनाकर यहाँ उग रही सब्जियां और फल खाकर जी लूंगी। उसके बाद उसने उसी जंगल में बांस की लकड़ियों का घर बनाया और उसमें रहने लगी, साथ ही फल और सब्जियां खाकर जीने लगी। एक दिन फल लेने के लिए कविता जंगल की तरफ जा रही थी कि तभी उसने पेड़ के नीचे बैठकर रो रही अपनी जेठानी रीना को देखा। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो और आप रो क्यों रही हो? कविता, तुम जिंदा हो? मुझे माफ कर दो बहन, सासू माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हें बहुत सताया है। तुम्हारे घर छोड़कर जाने पर मुझे उनका असली चेहरा दिखा। पर हुआ क्या है दीदी? उनसे किसी ने कहा कि 3 लाख भरने पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। फिर सासू माँ और इन्होंने मुझे मायके से पैसे लाने के लिए कहा, लेकिन जब मैं पैसे नहीं ला पाई तो उन्होंने मुझे बहुत सताया। मुझे अकेली से घर का सारा काम लेने लगे और फिर मुझे घर से निकाल दिया। तुम परेशान मत हो दीदी, तुम मेरे साथ यहीं रहो, यहाँ हमें सताने वाला कोई नहीं होगा। उधर अपनी दोनों बहुओं के चले जाने से घर का सारा काम अकेली पुष्पा को ही करना पड़ रहा था। एक दिन रमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, भाभी ने जाने से पहले मुझे कविता की सारी सच्चाई बता दी थी, क्या वो सब सच है माँ? वो पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम को दोनों भाई जब भी काम से घर लौटते तो उनका स्वागत करने के लिए घर पर उनकी हंसते हुए चेहरे वाली बीवियां नहीं होती। वो दोनों काफी उदास रहने लगे। ये देखकर जगबीर उनसे कहता है, मेरे बच्चों, अपनी माँ से प्यार करना स्वाभाविक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो जाओ कि पत्नियों को ही गलत समझो। हमारे घर की दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी हैं और उनमें कोई कमी नहीं है। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ससुराल के धन पर नजर रखने वाला ना तो मर्द होता है और ना ही अच्छा जमाई। इसलिए अपनी मेहनत करने पर ही विश्वास रखो। अब जाओ अपनी पत्नियों के पास, वो जंगल में बांस के घर बनाकर वहीं रह रही हैं। ये सुनकर पुष्कर और रमन खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ा दूर चलने पर जंगल में बांस की लकड़ियों का बना एक घर होता है। उनकी पत्नियां वहीं घर के बाहर खड़ी होती हैं। जैसे ही वो दोनों अपने पतियों को देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं। फिर वो दोनों भाई उन दोनों से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी उनके साथ उस जंगल में रहने लगते हैं। ललिता और उमेश मुजफ्फरपुर के पास बसे एक गांव में छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी उसी से ललिता और उमेश अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में ललिता की ननद और 2 बच्चे थे। ये लो भैया जी आपकी चाय। उमेश भाई, जरा एक चाय और मठरी देना। ये लो भैया जी। अरे अरे, ये बारिश तो बहुत जोरों की शुरू हो गई, पिछले 3 दिन से नहीं रुक रही। हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। अब ये कोई भरोसा नहीं कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे? गांव में सब लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। ललिता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण ललिता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर ललिता घबरा गई। तभी पड़ोसी श्याम और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। क्या हुआ श्याम भैया, आप सब ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गाँव वाले कहाँ जा रहे हैं? ललिता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। ललिता जल्दी से उमेश को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, पिंकी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। माला, ललिता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुंच गया। चलते चलते उमेश, ललिता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। उमेश ने बेटे को कंधे पर बिठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। माँ, मुझे बहुत जोरों की लगी है, मुझे जाना है। सुनो, तुम वहाँ किनारे तक आओ, मैं सामने आड़ में से शौच करवा देती हूँ। ललिता पिंकी को शौच के लिए ले जाती है, पर वहाँ सारे शौचालय टूटे हुए थे। माँ, यहाँ पर तो सारे टॉयलेट टूटे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठा जाएगा।
सारे शौचालय टूट चुके थे। ललिता ने बाढ़ के पानी में बड़ी मुश्किल से पिंकी को शौच करवाया। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या, वो कहाँ पर शौच करे? यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। ललिता, उमेश और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेलते रहे। क्या करें, बाढ़ से गांव में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। रात भी हो गई है, आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े थे, जिन पर मच्छर मक्खी मंडरा रहे थे। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े काटने का लगातार डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इन सब मुसीबतों के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त बंटी को शौच जाना था। वो शोर मचाने लगा। माँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यहीं निकल जाएगी। तुम लेटी रहो ललिता, मैं बंटी को यहीं पास में कोई साफ जगह देखकर करवा दूंगा। उमेश बंटी को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक उमेश का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत चोट आती है। हे भगवान, बाढ़ में ये क्या अनर्थ हो गया, कितनी चोट आ गई। क्या करूं ललिता, अंधेरे में दिखाई ही नहीं दिया। भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया के ये चोट ना लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। वो देखो, सड़कों पर, नदी किनारे, खेतों में, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वो शौच के लिए जा रहा है। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही होगा भाभी। हम औरतों के लिए तो ये बहुत परेशानी का कारण है। तो चिंता मत कर माला, सुबह होने दे, हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे उमेश और ललिता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर ललिता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन ललिता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने छिलने लगी। ललिता, तुम क्या कर रही हो? भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। बंटी के बापू के भी कल पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वालों के कुछ तो काम आएगा। हाँ ललिता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। ललिता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी ललिता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी ललिता का साथ देने के लिए आ गई। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काट कर इकट्ठा किया और धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गई। और कड़ी मेहनत और लगन से ललिता ने लकड़ी, कील और खपच्चियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गाँव की औरतों को बहुत आराम मिल गया था। अब ललिता, तुम्हारे प्रयासों को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और उमेश को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा देंगे। हैं? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल ललिता ने की थी। अगर ललिता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। ये बात ललिता ने साबित कर दी थी।